वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 251 शॉपिंग। दूसरी तरफ सर्वेंट क्वार्टर में त्राही अपने कमरे में आए। उसकी नजर अपने हाथों पर गई जिस पर वीर ने किस किया था। मुझे वीर रानावत से दूर रहना होगा, त्राही ने खुद से ही कहा और फिर अपनी हाथों की मुठ्ठियां करते हुए बेड पर सो गई। सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम से सुकून की नींद सो चुके थे। अगली सुबह अवनी की नींद जैसे ही खुली, उसकी नजर काजू पर गई जो बेड पर बैठे टुकुर टुकुर इधर उधर देखे जा रही थी। काजू को देख अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ बेबी, तुम क्या देख रही हो? काजू ने अवनी की तरफ देखा और फिर बड़े ही मासूमियत से अनी से सवाल करते हुए कहा, मैं पापा को ढूंढ रही हूँ मम्मा, वह कहाँ है, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? काजू की बात सुनकर अवनी ने काजू को अपने गोद में लिया और उसे अपने साथ वॉशरूम की तरफ ले जाते हुए कहा, पापा दूसरे रूम में है, उन्हें बहुत काम था इसीलिए वह सोने के लिए नहीं आए, तुम तैयार हो जाओ, उसके बाद पापा और बाकी सब से मिल लेना। अवनी के समझाने पर काजू समझ गई। उसने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। थोड़ी देर बाद अवनी ने काजू को पूरी तरह से तैयार कर दिया। तभी रूम का दरवाजा किसी ने खटखटाया। अवनी ने जाकर दरवाजा खोला तो उसके साथ भूषण बजाज और अपर्णा जी खड़ी थी। उन दोनों को अपने सामने देखकर अवनी हैरान रहती, उसे कुछ समझ में नहीं आया इस वक्त वह उसके रूम में क्यों आए थे। क्या तुम हमें अंदर आने को नहीं कहोगी? अपर्णा जी ने अवनी से कहा। अपर्णा जी की बात सुनकर अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, परमिशन परायों को लेनी पड़ती है, अपनों को नहीं। अवनी की बात सुनकर उनके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। इतनी सुबह तुम्हें परेशान करने के लिए अपने माफ करना। वह क्या है ना, हमसे रहा ही नहीं गया और हम काजू को लेने के लिए यहाँ आ गए। तभी काजू की चहचहाती हुई आवाज उन सब के कानों पर पड़ी। दादाजी दादी जी आप यहाँ, क्या आप मुझसे मिलने आए हैं? काजू की आवाज सुनकर अपर्णा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हम अपनी नन्ही सी प्रिंसेस को लेने आए हैं। हमें आपके साथ वक्त बिताना जो है वह तो आप कभी भी बिता सकती है, मैं अब आपके साथ ही तो रहने वाली हूँ। काजू ने मुस्कुराते हुए कहा। काजू की बात सुनकर अपर्णा जी भी मुस्कुरा दी। प्रिंसेस चलिए अब आप हमारे साथ चलने वाली है, भूषण बजाज ने प्यार से काजू से कहा। भूषण बजाज की बात सुनकर काजू ने उनसे कहा, पहले मैं मम्मा से परमिशन तो ले लेती हूँ दादू। ये कहते हुए काजू ने अवनी की तरफ देखा और फिर उससे पूछा, मम्मा क्या मैं दादा दादी के साथ चली जाऊं? काजू की बात अवनी मुस्कुराते हुए काजू के गाल खींच कहा, हाँ पर दादाजी दादी जी को तुम बिल्कुल भी नहीं तंग मत करना। काजू गुड गर्ल है मम्मा, मैं क्यों इन्हें तंग करूंगी? काजू ने कहा। काजू की बात सुनकर वह तीनों मुस्कुरा दिए। अवनी अच्छे से जानती थी उसकी बेटी इतनी भी अच्छी नहीं जो किसी को भी परेशान ना करे। तभी वहां पर युवान भी आ गया। युवान को देख काजू ने कहा, युवान चाचा आप? काजू को देख युवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ प्रिंसेस तुमने कल कहा था ना, तो आज हम दोनों घूमने जाएंगे, चलो। प्रिंसेस हमारे साथ जाएगी। भूषण बजाज की कठोर आवाज युवान के कानों पर पड़ी। तब जाकर युवान को भूषण बजाकर अपर्णा जी दिखाई दिए। युवान ने उनकी तरफ देख कहा, नाना जी पर काजू मेरे साथ जाना चाहती है ना काजू? प्रिंसेस हमारे साथ जाएगी, क्या तुम्हें अपने नाना जी की बात समझ नहीं आ रही? अपर्णा जी ने भी युवान को घूरते हुए कहा। उन तीनों की लड़ाई देखकर अवनी भी हैरान थी। ये तीनों कैसे बच्चों के जैसे काजू को अपने साथ ले जाने के लिए लड़ रहे थे? आप लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं? हम सब साथ में भी तो बाहर जा सकते हैं। काजू की बात सुनकर भूषण बजाज ने युवान की तरफ देख रूखे स्वर में कहा, तुम हमारी व्हीलचेयर संभालो। उनकी बात सुनकर युवान हैरान रह गया। उनकी व्हीलचेयर ऑटोमेटिक थी, फिर युवान को क्या संभालना था? पर भूषण बजाज की आंखें देखकर युवान की हिम्मत ही नहीं हुई उनसे कोई सवाल करने की। काजू उनके साथ वहां से चली गई। उनके जाने के बाद अलनी भी तैयार होने लगी। आज शादी का कोई भी फंक्शन नहीं था, कल से सारे फंक्शन शुरू होने वाले थे। आज सभी लेडीज के लिए होटल में बड़े बड़े डिजाइनर अपनी ड्रेस और ज्वेलरी लेकर आने वाले थे। हम ये भी कह सकते हैं आज वहां पर शॉपिंग का एक छोटा सा प्रोग्राम होने वाला था जिसमें सभी लेडीज अपनी पसंद की ड्रेस लेने वाली थी, जो कोई मामूली ड्रेस बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी। दूसरी तरफ राहील के कमरे में मानिक पूरी रात सो भी नहीं पाया था। उसकी नींदों में सिर्फ अवनी का ही जो ख्याल था, वह कैसे राहील के साथ चैन से सो सकता था जब उसकी खूबसूरत बीवी कमरे में उसकी प्यारी सी प्रिंसेस के साथ सो रही थी। मानिक भी उनके साथ ही सोना चाहता था। सुबह कब हुई मानिक को पता ही नहीं चला। सुबह होते ही मानिक राहील के कमरे से निकल अपनी कमरे की तरफ बढ़ गया। जब अपने कमरे में आया तब वहां पर कोई भी नहीं था, पूरा कमरा खाली था। ये देखकर मानिक के चेहरे पर उदासी आ गई। फ्रेंड्स आज मुझे कुछ काम है इसलिए चैप्टर छोटा है,
New novel, Mafia Sugar Baby, please support guys. https skeptical smiley face pocket novel. Chapter 252 फेवरेट। हम ये भी कह सकते हैं आज वहां पर शॉपिंग का एक छोटा सा प्रोग्राम होने वाला था, जिसमें सभी लेडीज अपनी पसंद की ड्रेस लेने वाली थी, जो कोई मामूली ड्रेस बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी। दूसरी तरफ राहील के कमरे में मानिक पूरी रात सो भी नहीं पाया था। उसकी नींदों में सिर्फ अवनी का ही जो ख्याल था, वह कैसे राहील के साथ चैन से सो सकता था, जब उसकी खूबसूरत बीवी कमरे में उसकी प्यारी सी प्रिंसेस के साथ सो रही थी। मानिक भी उनके साथ ही सोना चाहता था। सुबह कब हुई मानिक को पता ही नहीं चला। सुबह होते ही मानिक राहील के कमरे से निकल अपनी कमरे की तरफ बढ़ गया। जब अपने कमरे में आया तब वहां पर कोई भी नहीं था, पूरा कमरा खाली था। ये देखकर मानिक के चेहरे पर उदासी आ गई। हाल में सभी औरतें शॉपिंग कर रही थी। दुनिया के जाने माने डिजाइनर वहां पर अपने लेटेस्ट कलेक्शन लेकर आए हुए थे। कुछ लोग बैठकर ज्वेलरी देख रहे थे, तो कुछ ड्रेस, शादी में जितनी भी फंक्शन होने वाले थे उनकी शॉपिंग वह यहाँ बैठकर कर रहे थे। मानिक जब वहां आया, उसने देखा अवनी आयशा के साथ बैठी मेकअप प्रोडक्ट्स देख रही थी। तभी मानिक को काजू की आवाज सुनाई दी, पापा। मानिक ने जब उस तरफ देखा तो वहां पर काजू येलो कलर की फ्रॉक पहने युवान की गोद में थी। युवान, चाचू मुझे पापा के पास जाना है, काजू ने अपनी प्यारी सी आवाज में युवान से कहा। युवान ने एक नजर मानिक की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए काजू की तरफ देख अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। युवान काजू को लेकर मानिक के पास गया, पर उसने एक नजर भी मानिक की तरफ नहीं देखा। पिछले 5 सालों में युवान ने मानिक से कभी बात नहीं की थी। मानिक भी अच्छे से जानता था युवान उससे अभी तक गुस्सा था। उसने जो कुछ भी अवनी के साथ किया था उसी वजह से। मानिक ने मुस्कुराते हुए काजू को अपनी गोद में लिया। युवान फिर वहां से चला गया। पापा, आई मिस्ड यू सो मच, आप रात में कहां चले गए थे, काजू ने कहा। काजू की बात सुनकर मानिक ने काजू के गालों पर किस करते हुए कहा, प्रिंसेस, पापा को कुछ काम था। मानिक के किस करने पर काजू ने कहा, काजू भी आपको किस करेगी। ये कहते हुए काजू ने मानिक के गालों पर किस किया। गुड गर्ल, अब से तुम हमेशा मॉर्निंग में पापा को किस करना, मानिक ने कहा। मानिक की बात सुन काजू ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। पापा, मैं बहुत अपसेट हूँ, काजू ने उदासी से कहा। काजू की बात सुन मानिक के चेहरे के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए। मानिक ने काजू के गालों पर अपने हाथ रख उससे प्यार से पूछा, क्या हुआ प्रिंसेस, क्या आपसे किसी ने कुछ कहा। नहीं पापा, पर यहाँ मेरी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं है, काजू ने मुंह फुलाते हुए कहा। मुंह फुलाने के कारण काजू के गाल लाल हो चुके थे। आपको ऐसा क्यों लगा, आपके पापा के लिए आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, मानिक ने प्यार से काजू से कहा। देखिए ना, यहाँ सब शॉपिंग कर रहे हैं, पर कोई मेरे लिए ड्रेस लेकर ही नहीं आया। ये डिजाइनर अंकल आंटी भी मेरे लिए ड्रेस नहीं लेकर आए, काजू ने शिकायत करते हुए कहा। काजू की बात सुनकर मानिक ने ध्यान से हॉल में मौजूद सभी ड्रेस की तरफ देखा। सच में वहां पर बच्चों की एक भी ड्रेस नहीं थी, जिसे देख मानिक के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिगड़ गए। इन सब का इंचार्ज कौन है, मानिक ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर हाल में सबका ध्यान मानिक की तरफ चला गया। किसी को भी समझ नहीं आया आखिर मानिक गुस्से में क्यों है। तभी बंसल फैमिली का बटलर आगे आया। उसने मानिक के सामने अपना सर झुकाते हुए कहा, सर मैं हूं इंचार्ज। मानिक ने अपनी ठंडी नजरों से उस आदमी को घूरते हुए कहा, क्या तुम सबको इतना भी नहीं पता आज के इवेंट में बच्चों के लिए भी ड्रेसेस होने चाहिए। मानिक की बात सुनकर बटलर और उन सारे डिजाइनर्स ने अपनी गर्दन झुका ली। आखिर कौन ही मानिक बजाज के सामने बोलने की हिम्मत कर सकता था। काजू सिर्फ बजाज परिवार में ही नहीं बल्कि बंसल परिवार में भी इकलौती इतनी छोटी बच्ची थी। आई एम सॉरी सर, मैं अभी अरेंजमेंट करवाता हूँ, बटलर ने अपनी गर्दन झुकाकर कहा और फिर तुरंत वहां से 9-2-11 हो गया। बटलर ने सभी डिजाइनर्स को बच्चों के कलेक्शंस लेकर आने के लिए भी कहा था। वह मानिक बजाज को ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए सभी डिजाइनर्स ने तुरंत कॉल कर बच्चों का कलेक्शन लेकर आने के लिए अपने असिस्टेंट को कह दिया। वहीं मानिक की बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया। मानिक का काजू के लिए प्यार देखकर सब यही सोच रहे थे कि काश मानिक उनके डैडी भी होते, चाहे वह शुगर डैडी हो या सिर्फ डैडी। मानिक जैसा डैडी हर किसी को मिले, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। आयशा की बात सुन अवनी ने कुछ नहीं कहा, बस काजू और मानिक की तरफ देखा जो एक दूसरे में बिल्कुल मस्त थे। काजू तुम तो अपने वीर अंकल को भूल ही गई, वीर ने काजू और मानिक के पास आते हुए कहा। वीर को देख काजू कुछ कहती उससे पहले ही मानिक ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम याद रखने लायक भी नहीं हो, मैंने तुमसे नहीं काजू से कहा है, वीर ने मानिक को घूरते हुए कहा।
वीर की बात सुनकर मानिक ने वीर को एक एरोगेंट लुक देते हुए कहा, और काजू मेरी ही बेटी है। वह सिर्फ तुम्हारी बेटी ही नहीं है, वीर ने मानिक से गुस्से में कहा। हाँ, वह मेरी और मेरी बीवी की बेटी है। हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, तब जाकर हमें इतना प्यार फल मिला है, मानिक ने काजू की तरफ देखते हुए कहा। मानिक की बात सुन वीर ने कहा, अच्छा हुआ काजू तुम पर नहीं गई, वरना वह भी एक इरिटेटिंग इंसान बन जाती। एक इरिटेटिंग इंसान को सब इरिटेटिंग ही लगते हैं, मानिक ने कहा। फिर मुस्कुराते हुए काजू से कहा, प्रिंसेस आपको सिर्फ अपने पापा चाहिए ना, आपको वीर अंकल की जरूरत नहीं है ना। मानिक की बात सुनकर वीर ने घूरते हुए मानिक को देखा। उसने प्यारी सी मुस्कान के साथ काजू से कहा, काजू तुम्हें तो अपने वीर अंकल सबसे ज्यादा पसंद है ना, बोल दो अपने पापा से कि मैं तुम्हारा फेवरेट हूँ। काजू ने एक नजर वीर की तरफ देखा और फिर मानिक की तरफ, और फिर अपने मन में कहा, अगर मैंने वीर अंकल को फेवरेट बोला तो पापा गुस्सा हो जाएंगे, और अगर मैंने पापा को फेवरेट बोला तो वीर अंकल गुस्सा हो जाएंगे। क्या करूं? काजू अपना दिमाग लगाओ काजू। वीर और मानिक काजू के जवाब का इस तरह इंतजार कर रहे थे जैसे काजू के उस जवाब से उन्हें दुनिया की सारी दौलत मिलने वाली थी। एक छोटे से जवाब के लिए वो दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मम्मा, मम्मा। अचानक से काजू अवनी को आवाज देने लगी। अवनी जो वहां ड्रेस देख रही थी, काजू की आवाज सुनकर वह तुरंत उसके पास आ गई। वीर और मानिक को समझ नहीं आया आखिर काजू अवनी को क्यों बुला रही है। वह काजू से कुछ पूछते इससे पहले ही अवनी ने वहां जाकर काजू से कहा, क्या हुआ काजू? मम्मा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काजू कंफ्यूज है, काजू ने मुंह बनाते हुए अवनी से कहा। काजू की बात सुनकर अवनी खुद कंफ्यूज हो गई। और तुम कंफ्यूज क्यों हो? अवनी ने पूछा। अवनी की बात सुन काजू ने एक नजर मानिक और वीर की तरफ देखा। फिर अवनी से कहा, वीर अंकल और पापा मुझसे पूछ रहे हैं मेरा फेवरेट कौन है। अब मैं क्या जवाब दूं? ये दोनों कब से फाइट भी कर रहे थे, क्या मैं भी इनके साथ फाइट करूं? काजू की बात सुनते ही अवनी की आंखें छोटी हो गई। अवनी ने वीर और मानिक को अपनी खतरनाक नजरों से घूरा। अवनी की वह नजरें सच में वीर और मानिक को डरा रही थी। वो दोनों जो दुनिया में किसी से नहीं डरते थे, वहीं से एक औरत के आंख दिखाने से ही इतना ज्यादा घबरा जाते थे। तुम लोगों का ये झगड़ा मेरी बेटी के सामने भी शुरू हो गया, अवनी ने गुस्से में कहा। अवनी की बात सुनकर मानिक ने वीर की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, हमेशा की तरह इसने शुरू किया। हाँ हाँ तुम तो सन्यासी हो ना, वीर ने मानिक को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा। वो दोनों एक बार फिर शुरू होते इससे पहले ही अवनी ने इस बार तेज आवाज में कहा, बस करो। अवनी की आवाज इतनी तेज थी कि वहां पर सबका ध्यान अवनी की तरफ ही चला गया। वीर मानिक की फाइट बैंड कर दो। हर हर महादेव दिल दिल। च 253 होने वाली बीवी। अवनी की बात सुनकर मानिक ने वीर की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, हमेशा की तरह इसने शुरू किया। हाँ हाँ तुम तो सन्यासी हो ना, वीर ने मानिक को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा। वो दोनों एक बार फिर शुरू होते इससे पहले ही अवनी ने इस बार तेज आवाज में कहा, बस करो। अवनी की आवाज इतनी तेज थी कि वहां पर सबका ध्यान अवनी की तरफ ही चला गया। तुम अगर आराम से बोलते तब भी हम लोग चुप हो जाते, वीर ने कहा। वीर की बात सुनकर अवनी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम लोग लातों के भूत हो। अगर इतनी आसानी से तुम लोग किसी की बात मान जाते तो तुम वीर रानावत और यह मानिक बजाज थोड़ी ना होता। यह मेरी लास्ट वार्निंग है, अगर तुम दोनों ने फिर से मेरे सामने या फिर काजू के सामने ऐसे लड़ने की कोशिश की तो मुझसे बुरा तुम दोनों के लिए कोई नहीं होगा, नानी याद दिला दूंगी। ये कहते हुए अवनी काजू को अपनी गोद में लिए वहां से चली गई। बिल्कुल आग है, तुम इसे झेलते कैसे हो? वीर ने जाती हुई अवनी को देख मानिक से कहा। मुश्किल है पर गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है, मानिक ने कहा। मानिक के बात सुन वीर ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, बात तो तुम सही कह रहे हो, वह हर वक्त ही खूबसूरत लगती है। पता नहीं तुम्हारी बीवी कैसे बन गई। ये कहते हुए वीर ने मानिक की तरफ देखा। वार्निंग की मुखिया गुस्से में फंस गई। उसने गहरी सांस ली और अपनी होठों पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए कहा, अगर अभी अवनी ने वार्निंग ना दी होती तो सबके सामने तुम्हारे मुंह पर एक पंच मार, पर कोई नहीं ये पंच उधार रहा। ये कहते हुए मानिक वहां से चला गया। मानिक को जाते देखकर वीर ने मुंह बनाया। मम्मा आपने तो एक झटके में पापा और वीर अंकल की बोलती बंद कर दी। मम्मा आप तो ग्रेट हो, काजू ने खुशी से कहा। काजू की बात सुनकर अवनी हंसने लगी। तब तक डिजाइनर्स बच्चों की ड्रेसेस भी लेकर आ चुके थे। उन्होंने बच्चों के लिए जो लेटेस्ट डिजाइन तैयार किया था वह सारी उस हाल में इस वक्त मौजूद थी।
आखिर मानिक बजाज की बेटी के लिए जो वह ड्रेस मंगवाई गई थी। कौन उस प्रिंसेस को ऑफेंड करने की हिम्मत कर सकता है जो पूरी दुनिया की प्रिंसेस थी। बजाज परिवार पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल था। वह उनकी इकलौती प्रिंसेस थी। मैं और काजू ड्रेस सेलेक्ट करते हैं, तुम अपने लिए कुछ सेलेक्ट कर लो। मानिक ने अवनी के पास आकर कहा। अवनी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और काजू को मानिक की गोद में दे दिया। काजू भी खुशी खुशी मानिक की गोद में आ गई। मानिक और काजू मिलकर ड्रेस देखने लगे जो वह शादी के हर एक फंक्शन में पहनने वाली थी। वीर भी उनके पास आकर खड़ा हो गया। वीर भी चारों तरफ अपनी नजरें घुमा रहा था। तभी वीर की नजर एक येलो साड़ी पर गई। वह साड़ी दिखाने में बहुत खूबसूरत थी। उसके किनारों पर छोटी छोटी व्हाइट एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर था। वीर ने उसे साड़ी को अपने हाथों में लिया। वह सच में बेहद खूबसूरत थी। क्या तुम यह मेरे लिए ले रहे हो? अवनी ने वीर की तरफ देखते हुए कहा, जो वहां साइड में ही खड़ी अपने लिए कुछ देख रही थी। अवनी की बात सुन वीर ने अपनी गर्दन नामे हिलाई। तो फिर किसके लिए ले रहे हो? क्या कोई है? अवनी ने हैरानी में वीर की तरफ देख कहा। वीर ने अवनी को अपनी आंखें छोटी करके कहा, और वह मैं तुम्हें क्यों बताऊं? इसका मतलब सच में कोई है। अवनी पूरी तरह से शॉक्ड थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे उसका नाम बताओ, मैं भी तो देखूं कौन है वह जिसने शैतान का दिल जीत लिया, अवनी ने कहा। अवनी की बात सुन वीर ने वहां से जाते हुए अवनी से कहा, तुम खुद देख लेना। ये कहते हुए वीर वहां से चला गया। पर मुझे पता कैसे चलेगा? अवनी ने वीर को पीछे से आवाज देते हुए कहा, पर वीर वहां से जा चुका था। अवनी ने मुंह बनाया और फिर से अपने काम में लग गई। वीर होटल से बाहर जा रहा था कि तभी उसकी नजर त्राही पर गई, जो हॉल के अंदर फ्लावर से भारी बास्केट लेकर आ रही थी। त्राही को देखते ही वीर की नजरें उसे पर ही रुक गई। वीर ने अपना फोन निकाल होटल के मैनेजर को वहां आने के लिए कहा। एक ही मिनट में होटल का मैनेजर ब्रिज के सामने था। वीर ने त्राही की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह कौन है? मैनेजर ने उस तरफ देखा और फिर कहा, उसका नाम त्राही है, उसने कुछ ही दिन पहले हमारे होटल स्टाफ को ज्वाइन किया है। ये साड़ी उसके रूम तक पहुंचा दो। कल की हल्दी फंक्शन में उसे यही साड़ी पहनने के लिए कहना, और उसे पता नहीं चलना चाहिए यह मैंने दी है। ये होटल की तरफ से सभी स्टाफ को दी गई है ऐसा बोलना। बाकी सब मेंबर के लिए भी तुम कुछ ड्रेसेज अरेंज कर लेना, वीर ने कहा, और वह साड़ी मैनेजर के हाथों में देकर वहां से चला गया। वीर को जाते देखा मैनेजर शॉक्ड रह गया। उसे समझ में नहीं आया आखिर वीर ने ये साड़ी सिर्फ त्राही को देने के लिए क्यों कही। वीर रानावत एक ऐसा आदमी था जिसे ना ही तो कभी कोई लड़की बहला पाई थी, ना ही कोई और चीज। पूरी दुनिया वीर को सनकी के नाम से जानती थी। किसी को भी नहीं पता था वीर कब क्या कर दे। पर अब वीर रानावत ने उसे यह ऑर्डर दिया था तो मैनेजर को तो वीर की बात माननी ही थी। वह तुरंत वहां से चला गया और जैसा वीर ने कहा था ठीक वैसा ही किया। उसने वह साड़ी त्राही के रूम तक भी पहुंचा दी और सभी स्टाफ मेंबर से भी कह दिया कि उन्हें जो ड्रेस दी गई है कल की हल्दी फंक्शन में वह वही पहने। त्राही ने जब वह साड़ी देखी तो वह हैरान रह गई। सच में वह साड़ी बेहद कीमती दिखाई दे रही थी। त्राही को समझ नहीं आया कि होटल स्टाफ ने वह साड़ी उसे क्यों दी है। उसने जब बाकी स्टाफ मेंबर से पता किया तो उन्हें भी कोई ना कोई ड्रेस मिली थी। त्राही को लगा शायद वही कुछ ज्यादा सोच रही है। सभी लोगों ने अपनी शॉपिंग पूरी कर ली थी। नीति ने आज कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि वहां पर जितने भी ड्रेस थी वह उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वह सभी दुनिया के सबसे बेस्ट डिजाइनर के द्वारा डिजाइन की ड्रेस थी, जिनकी एक ड्रेस की कीमत भी लाखों करोड़ों में थी। नीति बाथरूम से टॉवल से अपना चेहरा पोंछते हुए बाहर आई। वह काफी थकी हुई लग रही थी। क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? यह आवाज नीति के कानों में सुनाई दी। जब नीति ने वह आवाज सुन अपने सामने देखा तो पूरी तरह से शॉक रह गई। उसके सामने बेड पर राहील बैठा था। राहील को अपने कमरे में देखकर नीति ने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अपनी होने वाली बीवी से मिलने आया हूँ, राहील ने मुस्कुराते हुए कहा। राहील की बात सुनकर नीति ने राहील से अपनी नजर चुराते हुए कहा, आप किसकी बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। नीति की बात सुन वो मुस्कुराया। वह बेड पर से खड़ा हुआ और नीति की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। राहील को अपने पास आते देखकर नीति अपने कदम पीछे लेने लगी थी। नीति लगातार पीछे जाए जा रही थी। उसके चेहरे पर भी घबराहट।
घबराहट साफ देखी जा सकती थी। नीति की पीठ पीछे दीवार से लग गई। अब और ज्यादा पीछे नहीं जा सकती थी, ना ही वह कहीं और जा सकती थी, क्योंकि उसके ठीक सामने राहिल खड़ा था। तुम हो मेरी होने वाली बीवी, राहिल ने कहा और नीति के दोनों तरफ अपने हाथ रखे, जिससे नीति अब राहिल के घेरे में आ गई। लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। मैं कभी आपसे शादी नहीं करूंगी, नीति ने कहा। उसने अपनी नजरें नीचे ही कर रखी थी। इन 5 सालों में शायद तुम भूल गई। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी बात ना माने। तुम बहुत कुछ भूल चुकी हो, तुम्हें सब याद दिलाना पड़ेगा, राहिल ने नीति के कान के पास जाकर धीरे से कहा। राहिल के होंठ नीति के कानों को छू रहे थे। नीति की आंखें उस एहसास से बंद हो गई। उसकी पकड़ उसकी ड्रेस पर कस चुकी थी। तुम ही मेरी बीवी बनोगी। जय शिवांगी के साथ ही हमारी शादी भी सबके सामने होगी। पूरी दुनिया के सामने मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा और तुम या कोई और कुछ नहीं कर पाएगा, राहिल ने नीति की आंखों में देखते हुए कहा। नीति ने अपनी नजरें ऊपर की तो उसकी नजरें राहिल की नजरों से जा मिली, जिनमें जुनून साफ देखा जा सकता था। राहिल के इसी जुनून से तो नीति को डर लगता था। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, नीति में धीरे से राहिल से पूछा। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, मैं जानता हूं। मैं आपसे प्यार नहीं करती, नीति ने बीच में ही राहिल की बात को काटते हुए कहा। नीति की बात सुन राहिल को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने अपने आप को शांत रखना ही ठीक समझा। वह नहीं चाहता था वह नीति पर गुस्सा करे। मुझे पता है तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। आफ्टर ऑल हमारी शादी होने वाली है और कल हमारी हल्दी है। मुझे एक लहंगा पसंद आया, मैंने वह वहीं बेड पर रख दिया है। कल तुम वही पहनना और अगर तुमने वह नहीं पहने तो मैं सबके सामने कल तुम्हें हल्दी लगाऊंगा, राहिल ने नीति की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचकर कहा। राहिल के ऐसा करने पर नीति की पूरी बॉडी में एक सिरहन से दौड़ गई। हर हर महादेव दिल दिल। 254 स्टबन, मैं आपसे प्यार नहीं करती, नीति ने बीच में ही राहिल की बात को काटते हुए कहा। नीति की बात सुन राहिल को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने अपने आप को शांत रखना ही ठीक समझा। वह नहीं चाहता था वह नीति पर गुस्सा करे। मुझे पता है तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। आफ्टर ऑल हमारी शादी होने वाली है और कल हमारी हल्दी है। मुझे एक लहंगा पसंद आया, मैंने वह वहीं बेड पर रख दिया है। कल तुम वही पहनना और अगर तुमने वह नहीं पहने तो मैं सबके सामने कल तुम्हें हल्दी लगाऊंगा, राहिल ने नीति की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचकर कहा। राहिल के ऐसा करने पर नीति की पूरी बॉडी में एक सिरहन से दौड़ गई। नीति को डर लग रहा था कहीं राहिल सबके सामने कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। वह नहीं चाहती थी कि उसके लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। राहिल नीति के होठों की तरफ अपने होंठ लेकर जाने लगा, तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसने देखा तो मानिक का कॉल था। राहिल ने एक नजर नीति की तरफ देखा और फिर कहा, मैं तुमसे मिलने बहुत जल्द आऊंगा और हमारी यह किस पेंडिंग रही। ये कहते हुए वह नीति के कमरे से चला गया। राहिल के जाने के बाद नीति ने गहरी सांस ली। उसने फैसला लिया वह आज रात को ही यहाँ से निकल जाएगी। अगर वह यहाँ रही तो वह जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करता रहेगा जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पापा अभी ये क्या कर रहे हैं, काजू ने कंफ्यूजन में अपने पापा की तरफ देखते हुए कहा। काजू ने अपने दोनों हाथों को अपने गालों पर रख रखा था और सोफे पर बैठी मानिक की हरकतें नोटिस कर रही थी। मानिक जो रूम में इधर उधर छिपने की जगह ढूंढ रहा था। उसने काजू के पास आकर बड़े ही प्यार से कहा, प्रिंसेस पापा छिपने की जगह ढूंढ रहे हैं, वरना तुम्हारी मामा मुझे रूम से बाहर निकाल देगी और तुम्हारे साथ सोने नहीं देगी। ये कहते हुए मानिक ने अपनी शक्ल को इतना मासूम बनाया कि शैतान भी धोखा खा जाए। पर मम्मा ऐसा क्यों करेगी, काजू ने पूछा। काजू की बात सुन मानिक ने कुछ सोचते हुए कहा, क्योंकि हमारी एक छोटी सी फाइट हुई है। आप पापा की मदद करोगी ना छिपने में, आप तो पापा की प्रिंसेस हो ना। मानिक की बात सुनकर काजू कुछ सोचने लगी और फिर कहा, ओके पापा, काजू आपकी मदद पक्का करेगी और देखना कैसे मैं मम्मा को मना लेती हूँ। आपको छिपने की भी जरूरत नहीं, काजू ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा। काजू की बात सुनकर मानिक ने काजू के गालों पर किस करते हुए कहा, मेरी प्रिंसेस सबसे बेस्ट है, मेरे पापा भी, काजू ने हंसते हुए कहा। तभी अवनी रूम में आई। अवनी आयशा के साथ गार्डन एरिया में थी। अंदर आते ही अवनी ने जब मानिक को रूम में देखा तो उसके पास आकर कहा, तुम अभी तक गए नहीं अपने रूम में, माँ पापा कहीं नहीं जाएंगे, काजू ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा। काजू की बात सुनते ही अवनी ने काजू को अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए पूछा, और वह क्यों? क्योंकि काजू को पापा के पास सोना है, काजू ने मासूमियत से कहा।
काजू की बात सुन मानिक ने काजू को अपने गले लगाते हुए कहा, हाँ और मुझे भी काजू के साथ ही सोना है। मानिक और काजू की बात और उनकी हरकतें देख अवनी समझ गई इन दोनों बाप बेटी के बीच में क्या प्लानिंग हुई होगी। अच्छा तो तुम लोगों को साथ में सोना है, अवनी ने कहा। अवनी की बात सुनकर उन दोनों ने ही अपनी गर्दन एक साथ हाँ में हिलाई, जिसे देख अवनी ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो दोनों निकलो इस रूम से। पर मम्मा आप ऐसा कैसे कर सकती है? काजू ने मासूमियत से उसकी ओर देखा। काजू की बात पर अवनी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देख काजू समझ गई अवनी उसकी बात नहीं मानने वाली। कोई बात नहीं प्रिंसेस, आप अपनी मम्मा के साथ सो जाओ। अगर वह नहीं चाहती हम लोग साथ में सोए तो हमें उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। मानिक ने ऐसे कहा जैसे अवनी उसी पर जुल्म कर रही है। ये कहते हुए मानिक ने काजू को आंख मारी। अपने पापा का इशारा समझते ही काजू ने तुरंत मानिक के गले लग रोते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं पापा, मुझे आपके और मम्मा दोनों के साथ सोना है। ये दुनिया इतनी जालिम क्यों है, एक बच्चे की खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती। इन लोगों का फिर से शुरू हो गया। अवनी ने अपने सर पर हाथ रख कहा। अवनी को अच्छे से पता था उसकी बेटी कितनी बड़ी ड्रामेबाज है। अवनी ने अपनी आंखों को बंद किया और गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है। ये कहने के बाद वह सीधी बाथरूम में चली गई। अवनी की बात सुनकर मानिक की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। देखा पापा, मैंने मम्मा को मना ही लिया, काजू ने मुस्कुराते हुए कहा। काजू की बात सुन मानिक ने काजू को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, हाँ क्योंकि तुम बेस्ट जो हो। मानिक सीधे बेड पर काजू के साथ आकर लेट गया। अवनी जब बाथरूम से बाहर आई उसकी नजर मानिक और काजू पर गई, जो बेड पर इस तरह सो रहे थे जैसे वह पूरा बेड उनका ही था। अवनी ने अपना सर झटक कर काजू की दूसरी तरफ जाकर लेट गई। क्या तुम सो रही हो? मानिक ने अवनी से पूछा। मानिक की आवाज सुन अवनी ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा, एक और बार तुमने आवाज की तो इस बार सच में तुम्हें रूम से निकाल दूंगी। अवनी की बात सुनकर मानिक चुप हो गया। वह नहीं चाहता था कि अवनी उससे गुस्सा हो जाए। मानिक खुश था, कम से कम अवनी ने आज उसे अपने साथ सोने की परमिशन तो दी। वह तीनों एक परिवार की तरह उस बेड पर साथ में सो रहे थे। कुछ देर बाद मानिक काजू को गले लगाए सो गया। जब अवनी को एहसास हुआ कि सब कुछ शांत हो चुका है, शायद मानिक भी सो चुका है, तब अवनी ने अपनी आंखें खोली। वो उठकर बैठ गई। उसने काजू और मानिक की तरफ देखा। उनकी तरफ देखते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ गई। अवनी इतनी रूड नहीं होना चाहती थी, पर वह ये भी नहीं चाहती थी मानिक को उसकी कीमत समझ ना आए। अगर वह इतनी आसानी से उसके साथ नॉर्मल हो जाती तो शायद मानिक उसकी वैल्यू नहीं करता। अवनी ने गहरी सांस ली और फिर उन दोनों को देख मुस्कुराते हुए बेड पर लेट गई। वह तीनों आज कंप्लीट फैमिली की तरह लग रहे थे। दूसरी तरफ शिवांगी बड़े आराम से अपने रूम में सो रही थी। तभी शिवांगी को एहसास हुआ कोई उसके ऊपर है। शिवांगी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली उसकी नजर जय से जा मिली जो उसके ऊपर था। जय को वहां देखकर शिवांगी हैरान रह गई। तुम? शिवांगी के मुंह से निकला। उसकी आंखें हैरानी में फैल चुकी थी। जय ने मुस्कुराते हुए शिवांगी की तरफ देखा और धीरे से कहा, मेरे अलावा और कौन हो सकता है? किसकी इतनी हिम्मत है जो तुम्हारे रूम में इतनी लेट नाइट आए? तुमने भी इतनी हिम्मत क्यों की? शिवांगी ने दांत पीसते हुए कहा। शिवांगी की बात सुनकर जय का मुंह बन गया। एक तो वह शिवांगी से मिलने के लिए आया था, ऊपर से शिवांगी उसे ऐसे कह रही थी, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, मैं इसलिए तुमसे मिलने आया, जय ने कहा और शिवांगी के ऊपर से हट गया। वह उससे नाराज हो गया था। जय को नाराज होते देखकर शिवांगी ने कहा, अरे तुम्हें पता है ना, सभी लोगों ने हमसे कहा है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। मैं बस इसीलिए कह रही थी, कोई अगर तुम्हें देख लेता तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, पर किसी ने देखा तो नहीं ना, जय ने कहा। जय की गाल बच्चों की तरह फूल चुका था, जिसे देख शिवांगी ने जय के गाल खींचते हुए कहा, गोलू। गोलू, ये कैसा नाम हुआ? जय ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम पर बिल्कुल सूट करता है, अब से मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगी, शिवांगी ने मुस्कुराते कहा। उसकी बात सुन जय ने शिवांगी की तरफ देखा, यार तुम तो बहुत ही अनरोमांटिक हो। हर हर महादेव दिल दिल। चैप्टर 255 गुम है किसी के प्यार में, और रोमांटिक होना किसे कहते हैं? शिवांगी ने हंसते ने हुए कहा। जय ने शिवांगी का हाथ पकड़ उसे अपने ऊपर खींच लिया। उसके हाथ शिवांगी की कमर को थामे हुए थे। क्या तुम्हें मैं बताऊं रोमांटिक होना किसे कहते हैं? जय ने अपनी इंटेंस वॉइस में कहा। शिवांगी के दिल की धड़कन मानो रुक सी गई हो। वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। इस वक्त वो जय के बेहद करीब थी। तुमने मुझे एक बार देखा तक नहीं, ये तो गलत बात है। शायद तुम मुझे याद ही नहीं करती।
अब ऐसा क्या किया जाए कि तुम्हें मेरी याद हर पल सताए, जय ने कहा। ये कहते हुए जय ने अपने होठों को शिवांगी की नेक पर रखे। उसकी छुअन से शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली। जय ने शिवांगी की नेक पर किस किया और अपने होठों को शिवांगी के होठों के पास लेकर आने लगा। शिवांगी के होंठ कांप रहे थे। जय प्लीज अभी नहीं। जय ने उसकी तरफ देखा और फिर प्यार से मुस्कुराते हुए शिवांगी के गालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हें मुझे प्लीज कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बातें मेरे लिए ऑर्डर है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देखे जा रहे थे। शिवांगी को यकीन नहीं हो रहा था वह एक ऐसे इंसान के साथ है जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। कियान से धोखा खाने के बाद शिवांगी ने जहां प्यार की उम्मीद ही छोड़ दी, वहां जय से मिलने के बाद उसे पता चला असली प्यार होता क्या है। जय जो बचपन से उससे प्यार करता रहा था, फिर भी एक बार उसने शिवांगी से इस बारे में कहा तक नहीं जब उसने देखा शिवांगी कियान से प्यार करती है, पर जब जब शिवांगी को जरूरत होती वह हमेशा वहां पर मौजूद रहता। जिस तरह से जय ने शिवांगी को संभाला था वैसे कोई भी नहीं करता। जय जैसा हस्बैंड हर एक लड़की पाना चाहती है। कहाँ खो गई मैडम, जय ने मुस्कुराते हुए कहा। जय की बात सुनते उसने अपनी गर्दन नामे हिलाई, वह अभी भी जय के ऊपर ही थी। वैसे मुझे तुमसे बहुत जरूरी सवाल भी पूछना था, इसीलिए मैं यहाँ आया था, जय ने कहा। शिवानी ने कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखा, उसे जय की बात समझ नहीं आई। तुम हनीमून पर कहाँ जाना चाहती हो, जय ने पूछा। उसने ये सवाल इतना कैजुअली पूछ लिया था कि शिवांगी हैरान ही रह गई। ऐसे कौन हनीमून की बात करता है, मुझे नींद आ रही है, शिवांगी ने बात बदलते हुए कहा। उसे शर्म आ रही थी। शिवांगी को बात बदलते देख जय ने सोचा शायद शिवांगी कहीं जाना नहीं चाहती, इसलिए उसने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम हनीमून पर कहीं जाना नहीं चाहती तो हम लोग घर पर ही हमारा हनीमून बना। जय अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही शिवांगी ने अपने हाथों से जय के मुंह को बंद करते हुए कहा, मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी अभी, तुम यहाँ से जो। जय ने देखा शिवांगी का पूरा चेहरा लाल हो रहा है, तब जाकर उसे समझ में आया शिवांगी शर्मा रही है। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, अब हम पति पत्नी बनने जा रहे हैं, हमारे बीच कोई शर्म लाज नहीं होनी चाहिए, जय ने ईवल स्माइल करते हुए कहा। वो शिवांगी को और ज्यादा शर्माने पर मजबूर कर रहा था। शिवांगी जय से छूटने की कोशिश करने लगी, उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। बहुत रात हो गई है, तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है, कल हल्दी है, मुझे सुंदर दिखना है। ये कहते हुए वो जय से दूर हो गई और उसे दरवाजे की तरफ इशारा करने लगी। जय ने कहा, क्या मैं यहाँ नहीं सो सकता आज रात? शिवांगी ने जय को घूरा। जय मुंह लटकाते हुए वहां से चल गया। शिवांगी मुस्कुराने लगी। कभी कभी जय बच्चों के जैसे रिएक्ट करता था। त्राही गार्डन में एक चेयर पर बैठी आसमान में देखे जा रही थी। उसने अपने आप को शॉल से कवर कर रखा था। वहां ठंडी हवाएं चल रही थी। त्राही के पास ही एक रेडियो रखा हुआ था जिसमें पुराने जमाने के गाने चल रहे थे। रात होने के कारण वहां कोई भी आवाज नहीं थी। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम, हाय राम। ठंडी हवाओं के बीच वह गाने सुनते हुए कितना भी मदहोश हो जाए, पर फिर भी त्राही के होठों पर मुस्कुराहट जैसे कहीं गायब थी। सोचा है एक दिन मैं उससे मिलके कह डालूं अपने सब हाल दिल के, और कर दूं जीवन उसके हवाले, फिर छोड़ दे चाहे अपना बना ले, मैं तो उसका रे हुआ दीवाना, अब तो जैसा भी मेरा हो अंजाम। गुम है किसी के गाने की आवाज सुनकर वीर, जिसे नींद नहीं आ रही थी, वह बालकनी में आ गया। उसकी नजर गार्डन में बैठी त्राही पर गई जो किसी गहरी सोच में थी। वीर वहीं खड़ा एकटक त्राही को देखने लगा। त्राही को देखने से मानो वीर को सुकून मिल रहा हो। मैं बहुत जल्द पता कर लूंगी आखिर कौन है वह इंसान, त्राही ने आसमान में देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे, मानो वह अंदर से खोखली हो। जहां वीर के चेहरे पर सुकून था, वहीं त्राही के चेहरे पर अकेलापन। चाहा है तुमने जिस बावरी को, वो भी सजनवा चाहे तुम ही को। नैना उठाए तो प्यार समझो, पलके झुका दे तो इकरार समझो। रखती है कब से छुपा छुपा के अपने होठों में पिया तेरा नाम। गुम है किसी के। कोई और भी था जिसके चेहरे पर इस गाने को सुन बेचैनी दिखने लगी। वह आदमी तुरंत अपनी रूम से बाहर बालकनी में आया, ये देखने के लिए आखिर इस गाने की आवाज आ कहां से रही है। उस आदमी की नजर त्राही पर गई। त्राही को देखते हुए उसने एक नजर आसमान में चांद को देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, इसी गाने को तो वह हर वक्त गुनगुनाती रहती थी। ऐसे ही वह रात भी बीत गई, किसी की याद में, किसी के सुकून में तो किसी की नफरत में, और एक नई सुबह की शुरुआत हुई जहां आज शिवांगी और जय की हल्दी होने वाली थी। पूरे होटल को आज फूलों से सजाया गया था। चारों तरफ उन फूलों की महक फैली हुई थी।
सभी अपने अपने रूम में तैयार हो रहे थे और घर के बड़े हल्दी की तैयारी में लगे थे। वह हल्दी घर के बड़े अपने हाथों से बनाकर तैयार करते थे। श्रीमती बंसल ने गुलाब की पनखुली हल्दी पर डालते हुए कहा, मेरी शिवांगी, इस हल्दी को लगाने के बाद चमक उठेगी। भाभी, आप कब तक शिवांगी को चमकती रहेंगी? अब तो आपको अपनी बहू और पोते के सपने देखना चाहिए। अब जब आपकी बेटी घर से चली जाएगी तो कोई तो होना चाहिए ना, जिसके साथ आप अपना वक्त बिता सके। घर में रौनक आ जाएगी, लता जी ने कहा। उनकी बात सुन मिसेज बंसल ने कुछ नहीं कहा, पर अब वह भी इस बारे में सोचने लगी थी कि क्यों ना इसी रोज दीपा की शादी करवा दी जाए। उन्होंने फैसला किया वह इस बारे में अपने पति से बात करेगी। लता जी ने जब देखा उनकी भाभी इस बारे में कुछ सोच रही है तो उनके होठों पर मुस्कान आ गई। वह दीपा की शादी राहिल से करवाना चाहती थी। वही नीति, अवनी और आयशा तीनों ही इस वक्त शिवांगी के रूम में थी। नीति ने व्हाइट कलर का प्रिंटेड लहंगा पहन रखा था, जिस पर सिंपल ब्लाउज के ऊपर येलो कलर का दुपट्टा था। उस लहंगे में नीति बेहद खूबसूरत लग रही थी। ये वही लहंगा था जो नीति के लिए कल रात राहिल लेकर आया था। नीति जानती थी अगर वह लहंगा नहीं पहनेंगी तो राहिल वही करेगा जो उसने कल कहा था। वहीं अवनी ने व्हाइट येलो प्लाजो के ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज के साथ एक जैकेट पहन रखी थी। उसने अपने बालों को पीछे बंद रखा था और बहुत ही लाइट ज्वेलरी पहन रखी थी। आयशा बेड पर बैठी आइसक्रीम खा रही थी। उसने सिंपल प्लेन व्हाइट येलो लहंगे के ऊपर व्हाइट ब्लाउज पहन रखा था। शिवांगी के कानों में उसे ईयरिंग पहनाते हुए अवनी ने कहा, सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है आज तू, किसी की तुम्हारी नजर ना लगे। अवनी के ये कहने पर नीति ने अपनी आंखों से काजल निकाल शिवांगी के कान के पीछे लगाते हुए कहा, हल्दी के बाद कहीं तुम चांद ही ना बन जाओ। उन दोनों की बात सुनकर शिवांगी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। सच में शिवांगी बेहद खूबसूरत लग रही थी। जहां सब लोगों ने व्हाइट और येलो कलर के कपड़े पहन रखे थे, वही शिवांगी में येलो फ्लावर्स की प्रिंट में व्हाइट कलर का लहंगा पहन रखा था। उसके ऊपर पिंक कलर की फ्लावर्स की ज्वेलरी थी। शिवांगी वहां सबसे ज्यादा शाइन करने वाली थी। डियर रीडर्स, सभी चैप्टर्स के लुक व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड हो गए, देखे जरूर। विंकिंग फेस व्हाट्सएप चैनल लिंक https skeptical smiley face whatsapp com चैनल 0029 JB 0V। दूसरी तरफ सभी लड़के जय के रूम में मौजूद थे। जय ने शिवांगी के जैसे व्हाइट प्रिंटेड कुर्ता पहन रखा था और उसके ऊपर जैकेट एंड व्हाइट कुर्ता सबने पहने थे, बस सबके डिजाइन डिफरेंट थे पर कलर सेम था। मैं कैसा लग रहा हूँ? राहिल ने मिरर में खुद को देखते हुए कहा। राहिल की बात सुन मानिक ने राहिल को साइड करते हुए कहा, तुम्हें अच्छा दिखने की जरूरत है। कहते हुए मानिक अपने बालों को फिर से सेट करने लगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, तुम तो बच्चा करके बैठे हो। राहिल ने मानिक को घूरते हुए कहा। इन दोनों की बातें सुनकर जय ने हल्के गुस्से में कहा, शादी मेरी है तो हमने कब कहा हमारी है? व्योम ने हंसते हुए कहा। जय का मन कर रहा था इन सबको अभी रूम से बाहर निकाल दे। दूल्हा वह था पर यहाँ हर कोई खुद तैयार होने में लगा था। शादी में उसे ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए था, पर इन सब के दिमाग में तो कुछ और ही चले जा रहा था। हर कोई अपनी वाली के लिए दूल्हा बनने को तैयार था। https skeptical smiley face whatsapp com चैनल